दिल्ली एनसीआर के प्रॉपर्टी मार्केट में एक क्रैश की आहट है। जी, मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं अपना असेसमेंट बता रहा हूं। मुझे आने वाला क्रैश साफ साफ दिख रहा है। सवाल मेरे लिए सिर्फ यह है, यह क्रैश कितना गंभीर होने जा रहा है। अब बिल्डर, ब्रोकर, प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंसर सब आकर टूट पड़ेंगे कि इन्हें कुछ नहीं पता, रियल एस्टेट में प्राइस क्रैश नहीं होता है। जी बिल्कुल, रियल एस्टेट में वैसे प्राइस क्रैश हो भी नहीं सकता जैसे स्टॉक मार्केट में होता है, क्योंकि रियल एस्टेट का कोई सेंसेक्स नहीं है। अगर रियल एस्टेट का कोई सेंसेक्स होता तो हर दूसरे दिन लोअर सर्किट लगता। रियल एस्टेट का प्राइस करेक्शन जो होता है या प्राइस क्रैश जो होता है वो दूसरे तरीके से होता है। 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को याद कीजिए, या फिर आप कोविड के पहले के 4-5 सालों को याद कीजिए। वो जो प्राइस क्रैश होता है वो प्राइस क्रैश एक्चुअली टाइम करेक्शन होता है। टाइम करेक्शन वो होता है जब प्रॉपर्टी प्राइसेज लगातार कई सालों तक सेम प्राइस बैंड पे रह जाते हैं, कोई एप्रिसिएशन नहीं होता है। एक दूसरा मेजरमेंट भी है, सेकेंडरी मार्केट में डिस्ट्रेस सेल शुरू हो जाता है। आमतौर पे जब आप रिपोर्ट्स में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा इतनी इन्वेंट्री सेल हुई है, इस क्वार्टर में यह हुआ है, और आपको लगेगा सब कुछ ठीक चल रहा है। दरअसल उसमें दो चीजें हैं। पहली बात यह है कि ये जितनी रिपोर्ट्स आती हैं, रियल एस्टेट के सारे रिपोर्ट्स को रिलीज करने वाले बेसिकली ब्रोकरेज के बिजनेस में हैं। वो अपने क्लाइंट और उनके गिवन माइक्रो मार्केट को ध्यान में रखकर रिपोर्ट निकालते हैं। दूसरी बात जो मैं हर फोरम पे उठाता हूं, आपका डाटा कलेक्शन का मेथोडोलॉजी क्या है? आप किसको सेल्स मानते हैं रियल एस्टेट में? अगर आप प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन नंबर्स को देखेंगे तो प्राइमरी मार्केट का सेल हो या सेकेंडरी मार्केट का डिस्ट्रेस सेल हो, दोनों सेल है। अगर आप बैंक फाइनेंस को देख रहे हैं तब तो बुलिश मार्केट में अगर कोई सेल्फ फंडेड घर खरीद रहा है वो आपके डाटा में नहीं है। अगर आप बिल्डर्स के यहां के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को देखेंगे, ब्रोकर्स के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को देखेंगे, तो हर इन्वेस्टर जो 10% का पेमेंट करके बैठा है वो भी एक बायर है। तो रियल एस्टेट में कभी भी प्राइस करेक्शन इसीलिए साफ आपको वैसे नहीं दिखता है। लेकिन जब टाइम करेक्शन होता है तो टाइम करेक्शन के बाद एक प्रोलॉन्ग्ड स्पेल जब चला जाता है जिसमें कि आपका पैसा या तो उसी पॉइंट पे है या कम हुआ है, बढ़ा नहीं है, तो पैसे की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखते हुए, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखते हुए आप ह्यूज लॉसेज में होते हैं। तभी रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की एक रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में पिछले 20 साल में प्रॉपर्टी का एवरेज जो एप्रिसिएशन है वो सिर्फ 6% है। वो बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट से भी कम है। अब आप कहेंगे कि मेरे इस क्रैश की आहट को सुनने की वजह क्या है? मैं क्यों वो देख रहा हूं जो बहुत सारे लोग अभी नहीं देख पा रहे हैं? दरअसल मैं हमेशा इंडियन प्रॉपर्टी मार्केट की वैसे जब बात होती है तो टॉप 10 सिटीज की बात होती है, लेकिन मैं 3 मेजर मार्केट को ध्यान में रखता हूं। 3 मेजर मार्केट है दिल्ली एनसीआर, मुंबई और बेंगलुरु। और ये 3 मार्केट मैं क्यों पिक करता हूं? क्योंकि सबसे ज्यादा जॉब क्रिएशन यही होता है, सबसे ज्यादा माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन इधर ही हो रहा है। तो पिछले कुछ समय से, करीब 2-3 क्वार्टर से प्राइस पॉइंट और सेल्स बेंगलुरु में और मुंबई में स्टैंड स्टिल पे आ गया है। यही ट्रेंड दिल्ली एनसीआर में भी होना चाहिए, लेकिन सरप्राइजिंगली दिल्ली एनसीआर में एक से एक लॉन्चेज हो रहे हैं, और ज्यादातर लॉन्चेज जो हैं वो हाई एंड लॉन्चेज हैं, लग्जरी लॉन्चेज हैं, और यहीं से शुरू होता है क्रैश की साइकिल में बढ़ता हुआ हर कदम। आप किसी भी मार्केट में जाकर देख लें, दिल्ली एनसीआर में आपको नए नए लॉन्चेज मिल रहे हैं। प्राइस पॉइंट की बात करें तो चलिए, इंडिया का जो सबसे अफोर्डेबल मार्केट कहा गया था ग्रेटर नोएडा वेस्ट, आज वहां 2 करोड़ रुपए से कम में आपको एक डिसेंट 2 BHK नहीं मिलेगा।
अब कोई बिल्डर इस पर आकर कहेगा नहीं नहीं मैं 85 लाख में बेच रहा हूं, मैं 90 लाख में बेच रहा हूं। भाई बायर के लिए पर स्क्वायर फीट मैटर नहीं करता है। बायर के लिए जो मैटर करता है वो मैटर करता है कि उसका एक्विजिशन कॉस्ट क्या होने जा रहा है। वो आपके प्राइस के ऊपर से प्लस प्लस पीएलसी, जीएसटी, स्टैंप ड्यूटी सब जोड़ता है, तो 1 करोड़ से कम में कोई डिसेंट प्रॉपर्टी ही नहीं है। लेकिन जो नए लॉन्चेज हो रहे हैं वो लॉन्चेज इस रेंज में भी नहीं हो रहे हैं। 2 करोड़ 2.5 करोड़ के ऊपर से लेकर 5-7 करोड़ के बीच के लॉन्चेज हो रहे हैं। अब इस तरह के जब लॉन्चेज होते हैं तो उसकी 2 ही वजह हो सकती है, या तो जॉब ग्रोथ बहुत तेजी से हुआ हो उस एरिया में, या सैलरीज बहुत बढ़ी हो। अभी मैंने आपको एक केस स्टडी के तौर पर ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बात की। इस मार्केट में एक तथाकथित बड़ा बिल्डर, और वो बड़ा बिल्डर सिर्फ साइज की वजह से है, नहीं तो वो कबूतर खाना बनाने के लिए जाना जाता रहा है, एक मॉल भी लेकर बैठा है। वो एक प्रोजेक्ट लॉन्च करता है और 2.5 करोड़ से वहां पे बुकिंग शुरू हो रही है। आपके पास फोन कॉल्स आएंगे, आप मना कर देंगे, रिपीटेटिव फोन कॉल्स आएंगे। आप किसी भी हद तक जाकर कहें, उनके लिए नो मींस नो नहीं हो रहा है, क्योंकि एक डेस्परेशन है। सवाल यह उठता है कि क्या बिल्डर्स बेवकूफ हैं जो इस तरह से लॉन्च कर रहे हैं? नहीं। डीएलएफ चेयरमैन राजीव सिंह ने भी इसको बहुत साफ पॉइंट आउट किया था कि स्पेकुलेटर को मार्केट से बाहर करने की जरूरत है। लेकिन इंडस्ट्री के जितने बड़े डेवलपर्स अपने को समझ रहे हैं, ऐसे ऐसे डेवलपर जिनकी शुरुआत, जिनकी पूरी आइडेंटिटी दिल्ली एनसीआर में अफोर्डेबल हाउसिंग की थी, आज लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी लेकर आ रहे हैं। बेवकूफ नहीं है। एक तो बिजनेसमैन, ऊपर से बिल्डर। फिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? दरअसल एनसीआर मार्केट में इन्वेस्टर वापस आ गया है। नहीं तो आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ही आप देखें, जितने प्रोजेक्ट 2 करोड़ से ऊपर के रेंज में लॉन्च हो रहे हैं, गौर सिटी मॉल से 10 किलोमीटर के रेडियस पे आप घूमकर देख लें, कोई बड़ा कॉर्पोरेट हाउस इस एरिया में अभी नहीं आया है जहां की नौकरी बढ़ी हो। किसी की सैलरी ग्रोथ नहीं हुई है। ये एनसीआर में प्रॉपर्टी के इन्वेस्टर्स को पैसा पार्क करने की जगह दी जा रही है। इसीलिए बहुत ज्यादा रेट इन्फ्लेटेड करके उनको एक अंडरराइटिंग का डिस्काउंट दिया जा रहा है। धड़ल्ले से प्री लॉन्च हो रहा है, रेरा मूक दर्शक बना बैठा है। और ये जो आपको प्री लॉन्च में 30% का डिस्काउंट मिल रहा है, वो अट्रैक्शन है कि कल को आप उसमें से पैसे कमा के निकल सकते हैं। लेकिन जब मार्केट में बायर ही नहीं होगा, जब इस एरिया में जॉब ही नहीं होगा, तो आप बेचकर कैसे निकलेंगे? आप इसमें फंस सकते हैं। पूरे मार्केट को देखने के बाद जब मैं अपना असेसमेंट देखता हूं तो मुझे लगता है कि यह एनसीआर का मार्केट क्रैश करेगा। कब करेगा, यह एक सवाल तो उठ सकता है। मैं कई बिल्डर से इस पर बात कर चुका हूं। उनका तर्क है कि इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ गया है। मेरा सवाल यह है, क्या इनपुट कॉस्ट सीमेंट, स्टील वगैरह इतना बढ़ गया है कि आप 1 करोड़ का जो लॉन्च करते थे आज 2.5 करोड़ का लॉन्च कर रहे हैं? और क्या बढ़े हुए इनपुट कॉस्ट ने आपको फोर्स किया है कि आप 1800 स्क्वायर फीट और 2500 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट लॉन्च करें? आप 1000-1200 की जो स्क्वायर फीट की जो डिमांड है, आप उसमें लॉन्च क्यों नहीं कर रहे हैं? कुछ डेवलपर्स, और वैसे गिने चुने ही हैं जो समझ रहे हैं इस मार्केट को, वो कहते हैं कि हम इसीलिए कोई बड़ा लॉन्च नहीं कर रहे हैं। ऐसे भी डेवलपर्स हैं इसी मार्केट में जो स्टूडियो अपार्टमेंट लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वही एब्जॉर्ब हो सकता है आगे चलकर, और वहां पर सेल हो भी रहा है। तो ये जो स्पेकुलेटर को बिल्डर्स ने इनवाइट कर लिया है दिल्ली एनसीआर में, यहां पे क्रैश होना इनएविटेबल है। अब बिल्डर के लोग कहेंगे ये निगेटिव जर्नलिस्ट है, ये हर बात में पेसिमिज्म ढूंढता है, ये हर बात में निगेटिविटी ढूंढता है। वेल, मैं तो सच बोलूंगा। और हां, एक बात और, मैं चाहता हूं कि मेरा असेसमेंट गलत हो। मैं चाहता हूं मैं इस बार गलत साबित हूं। किसी बिल्डर के लिए नहीं, किसी ब्रोकर के लिए नहीं, किसी अंडरराइटर के लिए नहीं, इस देश के आम आदमी के लिए, जो एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां वो बोरोड पैसे से घर खरीद कर बैठा है, सैलरी ग्रोथ नहीं हो रही है,
उसकी जॉब छूटने के चांसेस बन रहे हैं। मैं उस आम आदमी के लिए पहली बार ऐसा चाहता हूं कि मैं गलत साबित हो जाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया। बिजनेस की बात तो सब करते हैं, लेकिन क्या मीडिया का रोल महज कंपनीज के प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का हिसाब रखना रह गया है? कितनी इन्वेंट्री सेल हुई, बिजनेस में आया कितना इन्वेस्टमेंट, इन सब की बहस के बीच पूछता है आम आदमी, इसमें मेरे लिए क्या है? कहीं इंडिपेंडेंट मीडिया भी इंस्टीट्यूशनल मीडिया की तरह गॉसिपिंग में पढ़कर अपनी क्रेडिबिलिटी तो नहीं खो रहा है? जाने अनजाने कहीं हर कंटेंट क्रिएटर बिल्डर की पीआर प्रोपेगेंडा का हिस्सा तो नहीं बन रहा है? कौन करेगा हाशिए पर खड़े आम आदमी के काम की बात? सब्सक्राइब कीजिए ट्रैक टू रियलिटी यूट्यूब चैनल। यहां होती है आपके मतलब की बात।